हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पीके इन्फो साइंस एंड कंप्यूटर में। तो हम पिछले वीडियो के अनुसार इस बार रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं, जो बहुत ही फायदेमंद है। हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, जिसमें से हमने से कुछ प्रकारों का वर्णन अपने पिछले वीडियो में किया था, जिनके कुछ भाग अभी बाकी हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे, जो एक बेहतरीन फायदेमंद सभी छात्र छात्राओं के लिए होगा। तो आइए अगला देखें, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को जानने के लिए आप पिछले वीडियो में देखिए, हम इसमें बताए हैं कि उपचयन अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनेशन वही है, सुनिए ध्यान से, कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन की दोनों अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, यानी ऑक्सीजन का ह्रास भी होता है और कमी भी होती है, वृद्धि भी होती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास भी हो और कमी भी हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इनका डिफिनेशन इसलिए दो तरह से दिया जाता है कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन की अभिक्रियाएं निर्हित होती हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल इनके देख लें हम। इनके एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल आइए देखें कि क्या होता है। कॉपर H2 gives Cu plus H2O। ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 gives कॉपर प्लस जल। अब हम ये देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रियाएं निर्हित हैं। तो आइए ध्यान से देखें इसको। पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अभिक्रिया होने के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन अभिक्रिया होने के उपरांत कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। तो यहां लिख दीजिए अपचयन अभिक्रिया, यानी एक अभिक्रिया हमें प्राप्त हो गई, एक और बाकी है। अगला देखिए, पहले हाइड्रोजन अकेले था, उसके पास ऑक्सीजन नहीं थे, लेकिन इसके साथ अभिक्रिया होने के बाद इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। ध्यान दीजिए, अब इसके साथ ऑक्सीजन यहां जुड़ चुका है। पहले हाइड्रोजन सिंगल था, लेकिन कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होने के पश्चात हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर जल बना लिया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। तो एक ही अभिक्रिया में दोनों निर्हित हैं, एक अपचयन भी हो रहा है और एक उपचयन भी हो रहा है। कितना आसान है। यानी इस अभिक्रिया में अभिकारक अपचयित भी होता है और उपचयित भी होता है, यानी इनके दोनों गुण मिलते हैं देखने को। एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब इसमें ये देखिए, इस अभिक्रिया को हम लिख देते हैं, लेकिन आपको पहले समझा दें कैसे हुआ है। अगर आपको सिर्फ आधा अभिक्रिया दी गई हो और लिखा हो कि इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो आप अभिकारक से क्रिया कराकर ही पूर्ण करना है। कोई अलग सा पदार्थ इसमें जुड़ने वाला नहीं है, यानी जो अभिकारक होंगे उसी में से कुछ नए उत्पाद बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले ऑक्सीजन था, बाद में कार्बन के साथ क्रिया कराने के पश्चात ऑक्सीजन नहीं है, तो बच क्या जाएगा? सिर्फ जिंक, और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बन के साथ। क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो क्यों बोले? हम
हर वीडियो में आपको बताते चले आ रहे हैं कि रसायन के अंतर्गत 1 2 3 4 का अलग अलग नाम है, यानी अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है यानी एक यहाँ जुड़ा हुआ है। तो हम ये देखिए कि जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन था, बाद में कार्बन के साथ क्रिया होने के बाद ऑक्सीजन नहीं है, यानी ये अपचयन हो रहा है। और कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन देखिए यहां जुड़ चुका है, यानी ये उपचयन हो रहा है। इसके बाद अगला अभिक्रिया आता है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय, इस अभिक्रिया को आप भली भांति पिछले कक्षा में पढ़ा होगा। ध्यान दीजिए अभिक्रिया का डेफिनेशन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया डेफिनेशन इसका बिल्कुल सिंपल है। वह अभिक्रिया जिसमें या वह अभिक्रिया जो किसी भी एक समान परिस्थिति में अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होती है। वह अभिक्रिया जो एक समान इस परिस्थिति में अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होती है। जैसे कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करें। देखिए, यदि हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ क्रिया कराई जाए तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल देखिए ध्यान से, एक तीर ऊपर की तरफ और एक तीर नीचे की तरफ, यानी जो अभिकारक हैं उत्पाद बन गए और उत्पाद क्या हुआ, वह पुनः अभिकारक बन सकता है, यानी अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। इसीलिए कहा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या कोई अभिकारक एक समान परिस्थिति में अग्र तथा पश्च, अग्र यानी तीर के दाएं वाला भाग, पश्च यानी तीर के बाएं वाला भाग, अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होती है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या बनने वाला है, बिल्कुल सिंपल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब संयोग कराया गया तो डायरेक्ट से लिख दीजिए हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, क्योंकि यहां दूसरा कोई अभिकारक है नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन है और आयोडीन है, तो बना क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके पश्चात देखें आप एक अभिक्रिया और पढ़े होंगे कि जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया जाता है तो PCl3 और Cl2 में विभक्त हो जाता है, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में विभक्त हो जाता है। लेकिन यह सिंबल कैसा होता है, ऐसे होता है उत्क्रमणीय के समान, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यानी अगर चाहें तो PCl3 क्लोरीन से क्रिया करके पुनः फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण कर सकती है। अब ध्यान दीजिए कि हमने बताया है कि अग्र अभिक्रिया क्या है, तीर के बाएं वाला भाग, पश्च अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया तीर के दाएं वाला भाग, पश्च अभिक्रिया तीर के बाएं वाला भाग। इसके बाद उत्क्रमणीय के बाद आता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इनका डिफिनेशन सेम है। ध्यान दीजिए डिफिनेशन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो सिर्फ एक ही दिशा में होती है, यानी सिर्फ एक दिशा में, दोनों दिशाओं में नहीं होती है, यानी वह अभिक्रिया जो सिर्फ एक ही दिशा में पूर्ण होती है उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और यह क्रिया होने के बाद पूर्णता प्राप्त हो जाती है, क्रिया होने के बाद पूर्णता अपना प्राप्त कर लेती है। आइए कुछ एग्जांपल आप देखें। KClO3 को जब हम गर्म करते हैं
KClO3 को जब हम गर्म करते हैं, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। इसको जब गर्म करते हैं तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम 2 लिख रहे हैं और यहां पर भी हम 2 लिख रहे हैं और ऑक्सीजन पर भी हम 3 लिख रहे हैं। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा रहा है। आपको हम एक वीडियो बनाकर शेयर किए अपने चैनल पर कि किस प्रकार किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाए, क्योंकि समीकरण संतुलित करना बेहद जरूरी है किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए। तो अगला अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी बाह्य कारकों के द्वारा अपघटित होकर अपने अवयवों में बंट जाता है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी बाह्य कारकों के द्वारा उनके प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया में हमने बताया कि बाह्य कारक क्या है? ताप हो गया, उसके बाद सूर्य का प्रकाश हो गया, उसके बाद विद्युत अपघटन हो गया। तो आइए देखें, अपघटन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हैं। ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और एक है प्रकाशीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन का डेफिनेशन सुन लीजिए कि ऊष्मीय अपघटन यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के कारण यानी ऊष्मा के प्रभाव के कारण अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, उन्हें हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा दिए हैं यानी टेम्परेचर दिए हैं तो वह CaO तथा CO2 में टूट जाती है। Ca यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट हमने आपको केमिकल फार्मूला बनाने का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, इसमें बताया था किस प्रकार से किसी रासायनिक का नाम आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, कार्बोनेट CO3 को कार्बोनेट कहा जाता है और पहला तत्व क्या है? कैल्शियम यानी कैल्शियम कार्बोनेट। O अगर किसी के साथ जुड़ा हो तो ऑक्साइड कहलाता है और उसके पहले वाला तत्व कैल्शियम यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये कार्बन है 2,2-डाई-O ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन प्रकाशीय अपघटन से तात्पर्य है कि वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर अपने अवयवी आयनों में यानी अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं। जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराया है तो सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो गया है। आइए देखें, सिर्फ एक ही अभिकारक है जिसको हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराए हैं तो वह अपने अवयवी पदार्थों में टूट गया है। देखिए Ag प्लस Cl2, तो कितना आसान है। इसके बाद हम देखेंगे
विद्युत अपघटन। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हम लिख रहे हैं। जैसे हमने जल को विद्युत अपघटन कराया गया तो हाइड्रोजन के अलग अलग हो गए और ऑक्सीजन के अलग हो गए। तो ध्यान दीजिए, जब हमने जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराया है तो हाइड्रोजन यानी धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर चला गया है। यहां ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसको बैलेंस करना है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या तो यहाँ भी 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ 2 करें, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, आगे 2 से गुणा। समीकरण बैलेंस करने का एक वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, उससे आप पूर्णतः देख लें। इसके बाद यहाँ की बैलेंस नहीं है क्योंकि क्लोरीन की संख्या 2 यहाँ 1 है तो सामने 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्लोरीन 2 हो जाएगा, लेकिन सिल्वर के साथ भी 2 गुणा होगा, यानी सिल्वर 2 है तो यहां भी आपको 2 करना पड़ेगा। अपघटन अभिक्रिया के बाद आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा या ऊष्मा को क्षेप यानी प्रदान करना या उत्सर्जित करना। वैसे ही डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हर हेडिंग में ही इसका डिफिनेशन होता है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया होने के उपरांत ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। और इनमें उत्पादों की तरफ प्लस का चिन्ह लगाकर किलो कैलोरी यानी जो भी ऊष्मा निर्मुक्त होती है उनको प्रदर्शित की जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं। अगर हम कार्बन ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम कार्बन ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है CO2, और यानी जब 2 अभिकारक हैं तो अभिकारक की जुड़कर उत्पाद बनेंगे और 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी अभिक्रिया होने के बाद ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। इसलिए अभी उत्पाद की तरफ प्लस का चिन्ह लगाकर हम किलो कैलोरी का मान लिख रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि अभिक्रिया वही है कि अभिक्रिया होने के उपरांत ऊष्मा का उत्सर्जन करे, यानी ऊष्मा का निर्मुक्त करे। इसके बाद अगला अभिक्रिया है आपका ऊष्माक्षेपी है। नेक्स्ट ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, शोषी यानी ग्रहण करने वाला, ध्यान दीजिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक क्रिया होने के बाद यानी क्रिया होने के उपरांत ऊष्मा का अवशोषण करे, यानी उस अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा और चाहिए तब पूर्ण रूप से संभव पड़ेगी। यानी यह
अभिकारक की तरफ प्लस का चिन्ह लगाकर किलो कैलोरी का मान प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपको दिखाते हैं, यदि एग्जाम्पल नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाए, यदि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, ध्यान दीजिए ना, NO। NO, देखिए ध्यान से। और हमें क्या करें, देखिए ध्यान दीजिए, आप यहां माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। अगर यहां माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो आमतौर पे वैसे दिख रहा है कि अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए आपको इतना किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, इतना किलो कैलोरी ऊर्जा की। और इसे आप दूसरे तरह भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो माइनस का निशान उत्पाद की तरफ है, आप चाहें तो इसे अभिकारक की तरफ भी लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, सॉरी यह 45 है, ध्यान दीजिए। अगर उत्पाद की तरफ हमने लिखा, पहले इसका नाम लिख देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर हमने इस उत्पाद की तरफ लिखा है तो इसे हम अभिकारक की तरफ भी लिख सकते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होगा, प्लस हो जाएगा। कैसे देखें, या N2 प्लस O2 प्लस, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया होने के लिए कुछ और चाहिए, क्या प्लस करना पड़ेगा, इतना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करना पड़ेगा। यानी अभिक्रिया होने के लिए हमको इतना किलो कैलोरी चाहिए, इसलिए अभिकारक में भी हम प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। यानी एथेनाइन और एडाइन से हम इस ऊष्माशोषी अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी 45.0 किलो कैलोरी गिव्स क्या बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो यहां हमने आपको 12 तरह के रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का वर्णन किया है, जो बहुत ही संक्षेप में आपको एग्जाम्पल के तौर से समझाया गया है। यदि आपको किसी रसायन के अंतर्गत या जीव विज्ञान के अंतर्गत कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ शेयर करें। और हमारे वहां KPM कोचिंग पढ़ाई जाती है, जहां पर आपको सारे विषय की कोचिंग कराई जाती है। और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8874914529। एक बार और सुन लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर 8874914529। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है, कोई सुझाव होता है तो हमारे व्हाट्सएप के जरिए आप उसका आंसर ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।